आज तक इस तरह से संसद के अंदर और संसद के बाहर कांग्रेस या यूं कहें नेता प्रतिपक्ष को सीधे देशद्रोही कह देना, ये कह देना कि ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र के हिस्सेदार हैं, ये बात सब कुछ संसद भवन के अंदर कही गई। पार्लियामेंट के अंदर जो बात जितनी कही गई उससे कई गुना आगे चले गए संबित पात्रा, और पात्रा ने सीधे तौर पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया। पीएम मोदी ने कहा था कि अभी ये सब बेल पे चल रहे हैं, इन्हें बेल का आनंद लेने दी। माँ बेटे दोनों बेल पर चल रहे हैं और बिटिया अपने पति के बेल के लिए बेहाल है। दरअसल जब तक अरुण जेटली थे तब तक कांग्रेस के कई नेताओं को चिदम्बरम से जैसे नेताओं की मौज इस देश के शरारती मीडिया की मौज थी। नमस्कार, कैसे हैं आप? 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था और 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का परिणाम। अप्रैल से नवंबर के बीच और जून से नवंबर के बीच पूरा मौसम बदल गया है और भारतीय राजनीति का मिजाज भी। महाराष्ट्र विजय क्यों जरूरी था, ये लगातार 4 महीने से हम इस पर विश्लेषण करते रहे। हरियाणा जहां भारत में एक नैरेटिव के खिलाफ युद्ध की जीत थी, वहीं महाराष्ट्र भारत के खिलाफ आर्थिक षड्यंत्र या यूं कहे भारत की तबाही के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की जीत थी। महाराष्ट्र विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में मुंबई में थे। ये हाल के दिनों में पीएम मोदी के लिए सबसे सुखद अवसर था। महाराष्ट्र के आजाद मैदान में नरेंद्र मोदी को के चेहरे पर जश्न का माहौल नहीं दिखाई दिया, वो मिजाज नहीं दिखाई दिया। एक जर्नलिस्ट के रूप में जब हमने पीएम मोदी के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश की तो हमें लगा कि मोदी बहुत जल्दबाजी में हैं। वो मंच पर आए, ताबड़तोड़ ऐसा लगा कि वो बस आए हैं और यहां से निकल जाने की तैयारी में हैं। एक एक फ्रेम से उनके बॉडी लैंग्वेज को समझिए। जब वो देवेंद्र फडणवीस के साथ मिल रहे हैं तब उनके चेहरे को देखिए, शिंदे और पवार के संग उनके चेहरे को देखिए। उसके बाद जो वो ताबड़तोड़ जब आते हैं, एक फ्रेम में आते हैं और फटाफट सबसे मिलते नजर आते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में के समय वो एकदम से लगा जैसे बहुत जल्दबाजी में हैं और चेहरे पर ऐसा कुछ लग रहा था कि बहुत बड़ा कुछ होना है। एक पूरा फेक नैरेटिव जो कांग्रेस का इकोसिस्टम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए दे रहे थे, उस नैरेटिव को भी इस मंच से सब तोड़ते नजर आए। ये एक महाजश्न पार्टी के लिए, एनडीए के लिए तो था, लेकिन नरेंद्र मोदी इसमें एकदम जैसे कहते हैं ना कि सुख में और दुख में एकदम एक जैसे वाला चेहरा। ये अब तक का एक तरह से एनडीए का सबसे बड़ा आयोजन था जिसमें एनडीए शासित सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे। एक बड़ा आयोजन था और इस आयोजन में पीएम मोदी के चेहरे का की जो भाव भंगिमा है वो बहुत कुछ बता रही थी कि बहुत कुछ होना है, और होने की तैयारी इसलिए कि इन सब के चेहरे पर भी, कालिक पुती चेहरे पर भी बहुत कुछ दिखाई देने लगा है कि बहुत कुछ होने होना है। इन सब की छटपटाहट, भाई बहन की छटपटाहट और संसद में जो कांड हो रहा है वो भी बहुत कुछ कह रहा है कि सचमुच बहुत कुछ होना है। और ये तैयारी इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैंने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर, जब संसद के अंदर और संसद के बाहर, ठीक उसी समय जब महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण चल रहा था, जो कुछ भी हुआ, ऐसी भाषा का प्रयोग, इस कदर प्रहारक बीजेपी कभी नहीं रही। यह बीजेपी का मिजाज नहीं है जिस रूप में बीजेपी दिखाई दे रही थी। बीजेपी इस तरह से प्रहारक मुद्रा में कभी दिखाई नहीं दी, इससे पहले भी नहीं। और इतिहास को यदि आप याद करेंगे तो आप पाएंगे कि सचमुच बीजेपी इस तरह की स्थिति में ऐसे प्रहारक रूप में कभी नहीं थी। आज तक इस तरह से संसद के अंदर और संसद के बाहर कांग्रेस
या यूं कहें नेता प्रतिपक्ष को सीधे देशद्रोही कह देना, यह कह देना कि ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र के हिस्सेदार हैं, ये बात सब कुछ संसद भवन के अंदर कही गई थी। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी को देशद्रोही कहा गया। जब पार्लियामेंट के अंदर उन्हें देशद्रोही कहा जाने लगा तो गौरव गोगोई को सामने लाया गया और कहा गया कि निशिकांत दुबे और सुधांशु त्रिवेदी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो पार्लियामेंट में किया है, पार्लियामेंट के बाहर यदि करते तो हम उनको एफआईआर करके उन्हें जेल भिजवा देते। तो मैदान में संबित पात्रा आ गए और संबित पात्रा ने वो कह दिया जो संसद के अंदर भी नहीं कही गई बात थी। पार्लियामेंट के अंदर जो बात जितनी कही गई उससे कई गुना आगे चले गए संबित पात्रा, और पात्रा ने सीधे तौर पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया। यह खुली चुनौती है कि आप संबित पात्रा पर एफआईआर कर दीजिए। तो क्या आपको लग रहा है कि यह सब कुछ यूं ही हुआ? जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से मुंबई के लिए हवाई जहाज में थे, दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा था। पीएम मोदी दिल्ली से मुंबई के लिए निकले और इधर पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस का पूरा नकाब उतार दिया गया। यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं था, यह बता रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होना है। इस देश की जनता जो अपेक्षा कर रही थी कि उस इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। पार्लियामेंट के अंदर पीएम मोदी ने कहा था कि अभी ये सब बेल पे चल रहे हैं, इन्हें बेल का आनंद लेने दीजिए। मां बेटे दोनों बेल पर चल रहे हैं और बिटिया अपने पति के बेल के लिए बेहाल है। प्रियंका वाड्रा का देश के गृह मंत्री के दरबार में हाजिर होना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि बहुत कुछ होना है। आपने बीजेपी को इस ढंग से प्रहारक रूप मूड में कभी नहीं देखा होगा। संसद के अंदर निशिकांत दुबे और सुधांशु त्रिवेदी को क्यों लगाया गया? भाजपा का यह नया चेहरा है। सुधांशु त्रिवेदी से बेहतरीन ऑरेटर बीजेपी के पास अरुण जेटली के बाद मिला नहीं है। अरुण जेटली के बाद बीजेपी के पास सुधांशु से बेहतरीन काबिल और विद्वान ऑरेटर नहीं है। उसकी कमी खल रही थी। दरअसल जब तक अरुण जेटली थे तब तक कांग्रेस के कई नेताओं को चिदम्बरम से जैसे नेताओं की मौज थी। इस देश के शरारती मीडिया की मौज थी, क्योंकि उन सब के लिए ढाल बनकर कई बार आ जाते थे अरुण जेटली। और अरुण जेटली का एहसान मोदी और अमित शाह पर इस कदर था कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता था। अब सुधांशु त्रिवेदी हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनका लेवल अरुण जेटली के से बड़ा है, लेकिन वो एक विद्वान और बेहतरीन ऑरेटर है। संसद के अंदर वो और जिस तरह से मेहनत करते हैं निशिकांत दुबे और एक नया चेहरा के रूप में उभर कर आए, ये जिम्मेदारी संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में निशिकांत दुबे और सुधांशु त्रिवेदी को ही क्यों दी गई, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि सुधांशु त्रिवेदी और निशिकांत दुबे को ही कांग्रेस की कब्र खोदने की जिम्मेदारी क्यों दी गई। और जब कांग्रेस तिलमिला गई संसद के अंदर तो फिर उसके बाद गौरव गोगोई ने कहा कि यदि ये संसद के बाहर नहीं बोले होते तो मैं एफआईआर कर देता। तो फिर संसद के बाहर मैदान में उतारा गया बीजेपी के बेहतरीन ऑरेटर और प्रवक्ता संबित पात्रा को। संबित पात्रा कहां तक गए, इस बात को जरा सुनिए। बारी बारी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों अब मोदी जल्दबाजी में है और क्यों ऐसा लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा कुछ एक त्रिकोण बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल विच इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण की एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के
जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। सोचिए, इतनी बड़ी बात, लीडर ऑफ द अपोजिशन को देशद्रोही कहा जा रहा है। यह मानहानि का मामला है और राहुल गांधी और कांग्रेस को संबित पात्रा के खिलाफ मानहानि करने की औकात दिखानी चाहिए, जो औकात वो कभी नहीं दिखा पाएंगे, जो औकात सुब्रमण्यम स्वामी पर नहीं दिखा पाए। जिस त्रिकोण की वो बात कर रहे थे संबित पात्रा, उसको जरा समझिए। उन्होंने कहा एक तरफ अमेरिकी एजेंसी है, दूसरी तरफ ओसीसीआरपी है, न्यूज पोर्टल है। ये वही ओसीसीआरपी है जिसके फर्जी खबरों को उठाकर कांग्रेस का इकोसिस्टम, ये खैराती पारा इन गैंग, ये पूरा भारत, ये फलाना मैगजीन में ये छपा, फलाना मैगजीन में ये छपा, ये एजेंडा चलाते हैं। संबित पात्रा इन दोनों के बाद मैदान में उतरे थे और वो लगातार, और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा ताकि देशवासी इसे समझ सके। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। राहुल गांधी, अब सोचिए इससे ज्यादा घातक और प्रहारक क्या हो सकता है। राहुल ही जॉर्ज सोरस है, जॉर्ज सोरस ही राहुल है, और राहुल का एजेंडा ही जॉर्ज सोरस का एजेंडा है। ये बात, इससे पहले इस तरह की प्रहारक बीजेपी कभी नहीं रही, इस तरह का हमलावर कभी नहीं रही बीजेपी। आमतौर पर इस तरह के, यदि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता तो कहता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनावटी चीजें हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने अब पूरी तैयारी कर ली है। थे बाहर, तो उन्होंने किससे मुलाकात की थी? उन्होंने मुलाकात की थी ओसीसीआरपी के एक जर्नलिस्ट, क्योंकि ये एक जर्नलिस्टिक बॉडी है तो उनके जर्नलिस्ट हर देश में। तो अमेरिका में एक जर्नलिस्ट है, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जिसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारे। मुशफिकुल फजल अंसारे, जो कि भारतवर्ष का घोर विरोधी है और दशकों से भारत के विरोध में आर्टिकल छापता है। राहुल गांधी और उनकी नजदीकियां देखिए जरा, ये सेल्फी देखिए जरा, ये सेल्फी खुद बयान करता है कैसे चिपके हुए हैं। जहां देश का अहित, वहीं राहुल चिपक जाते हैं। ये जो अंसारी है, ये बांग्लादेश का रिपोर्टर है। आप देख सकते हैं कैसे गौर से वो राहुल जी की बातों को सुन रहा है। कुछ देश के खिलाफ ही राहुल जी बोल रहे होंगे, तभी जाकर ये इतने गौर से सुन रहा है। और उसके बाद सेल्फी देखिए, ऑल द एंटी इंडियंस, ऑल दोज हु हेट इंडिया लव राहुल। क्यों? जो भारतवर्ष से करे नफरत, वो करे राहुल से प्यार। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भैया? थर्ड केस है आनंद मगनाले का। आपको याद होगा दिल्ली में एक राइट्स हुआ था। तो ये आनंद मगनाले कांग्रेस का एक व्यक्ति है, जो कांग्रेस के लिए भी उसने फंड रेजिंग की थी, अपनी एनजीओ भी चलाता है। तो इस आनंद मगनाले ने चीन से पैसे लाकर, चाइनीज मनी, इसने दिल्ली राइट केस के लिए हैंडओवर किया था। किसको? शरजील इमाम, द इनफेमस शरजील इमाम को इस आनंद मंगले ने पैसा दिया था। और इस आनंद मंगले का क्या कनेक्शन है राहुल गांधी से? कांग्रेस ही है, और यह भी ओसीसीआरपी का जर्नलिस्ट है। अब सोचिए, जो बात संबित कह रहे हैं, परत दर परत खोलते हुए वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। वो बयां कर रहा है कि राहुल गांधी देश के खिलाफ किस तरह से साजिश कर रहे हैं। 19 तारीख को राज्यसभा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारत सरकार को जवाब देना है। तो ये मामला सिर्फ वहीं सेंट्रलाइज नहीं हो और ये नहीं लगे कि हाँ ये राहुल गांधी के बस विदेशी नागरिक, और राहुल गांधी के खलिहर खैराती, कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले यूट्यूबर्स जो हैं वो एजेंडे में लग गए हैं
कि राहुल गांधी की नागरिकता समाप्त करना चाहती है सरकार। क्यों? राहुल गांधी के पास यदि ब्रिटिश नागरिक है या ब्रिटिश नागरिकता थी, यदि थी भी, जिसको खत्म कर लिया गया यदि, तब भी राहुल की नागरिकता खत्म होनी चाहिए। ये सब बौखला गए हैं। दरअसल सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट में वही नहीं होगा कि सरकार क्या फैक्ट रखेगी, संसद के अंदर रखे गए फैक्ट के मायने हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, आप इतिहास याद कर लीजिए, बीजेपी इस कदर प्रहारक कभी नहीं रही। और मैं बताऊंगा भी आज आपको कि कब थोड़ी बहुत प्रहारक रही थी और क्यों बीजेपी को एक बेहतरीन ऑरेटर की तलाश थी। निशिकांत दुबे हमारे झारखंड बिहार से आते हैं, देवघर गोड्डा की तरफ से, और निशिकांत दुबे आजकल संसद में बहुत प्रभावशाली है। निशिकांत दुबे पर ही एफआईआर करने की धमकी दी थी कांग्रेस ने। अब क्यों धमकी दी थी, कहां निशिकांत ने चोट मारा है, जरा देखिए। और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस फाउंडेशन, सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है। मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा यह है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको रोक दिया, उसी तरह से सागरिका को ट्वीट करेंगे, राजदीप सरहद ऐसा ही ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील शेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल, जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीनोसाइड का जिम्मेदार है, क्या अब आप जरा याद करिए, जब निशिकांत दुबे जहां जहां चोट मार रहे हैं, पीछे हम लोगों ने इस पे हमला किया था। जब शेट्टी के साथ भारत जोड़ो अभियान में, भारत जोड़ो आंदोलन में राहुल गांधी के साथ वो घूम रहा था, हमने उस दौर में विश्लेषण किया था कि इसके क्या मायने हैं। अब मुशर्रफुल हसन जो फजल जो है बांग्लादेशी पत्रकार, उसकी बात संबित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी, उससे पहले पार्लियामेंट में निशिकांत ये बात उठा चुके थे। परत दर परत ये चीजें हम लगातार उठाते रहे कि आखिर ऐसा क्या है कि पेगासस का मामला या फिर राफेल के मामले को लेकर के संसद नहीं चलने दिया जाता है। ये सब हम लोग उस समय उठाते रहे कि किस तरह से राहुल गांधी जो है इस OCCRP के रिपोर्ट को राहुल साझा करते हैं, जयराम रमेश साझा करते हैं, प्रियंका वाड्रा साझा करती है, और उसके बाद इस एजेंडा को कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले पत्रकार चलाते हैं। वो गुजरात दंगे के मामले में देश को जलाने की षड्यंत्र का हिस्सेदार रहा राजदीप सरदेसाई, उसकी बीबी और पूरा प्रणय जेम्स राय के चेले। ये सब नग्न हो रहे हैं और इसीलिए परत दर परत इस पर इसे खोला है किसने? निशिकांत दुबे ने। और निशिकांत ने एक एक चीज जो है, एक एक मामले को उठाया और ये साबित करना शुरू कर दिया कि कैसे
ये फैक्ट के साथ, तब आपको और हमें याद आएगा कि हम लोग लगातार ये बात ये क्यों कहते रहे। मैं ये लगातार एक बात जब कहता था कि लोग बहुत व्याकुल हो जा रहे हैं कि राहुल गांधी पर हमला क्यों नहीं किया जा रहा, राहुल गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। दरअसल इन सब का ज्यादा से ज्यादा गलती करने का इनको अवसर दिया गया ताकि चोर के साथ साक्ष्य हो। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश पर लगातार शासन किया, उसका एक खानदानी नेता है, इसे यदि अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता तो एक नैरेटिव बनाना बहुत आसान हो जाता। और आप जानते हैं इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की इतनी जल्दबाजी चौधरी चरण सिंह को थी कि इतना बड़ा आंदोलन जो देश में चला वो फुस हो गया चौधरी चरण सिंह की जल्दबाजी की वजह से। इंदिरा गांधी को सजा जल्दी से जल्दी देने के लिए बिना फैक्ट के, और इसके कारण इंदिरा ने विक्टिम कार्ड खेला और लौट करके सत्ता में आ गई और ज्यादा पावरफुल हो गई। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी फूंक फूंक कर खाते हैं और यूं कहे ठंडा करके खाते हैं। जो आमतौर पर राष्ट्रवादियों में जल्दबाजी थी, ये गुस्सा था कि आखिर कांग्रेस के इतने सारे पाप सामने आ रहे हैं, सरकार हमलावर क्यों नहीं हो रही है। मुझे कांग्रेस के खलिहरों को लेकर हुआ कि कांग्रेस के खलिहर इतना देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। सोचिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कारवा मैगजीन में एक फर्जी खबर छापी गई, उस किसके खिलाफ, भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री के खिलाफ। उस रिपोर्ट को उठा करके जेम्स राय का चेला रवीश पाड़ा उसे टेलीविजन चैनल पर दिखाता है, फेसबुक और ट्विटर पे वो उसे पोस्ट करता है, और आज आप देखेंगे कि रवीश कुमार के फेसबुक और ट्विटर से दोनों जगह से वो पोस्ट डिलीट है। लेकिन एनडीटीवी का वो वीडियो मौजूद है जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक फेक नैरेटिव बनाया जाता है, उन्हें अपराधी और गुंडा बताया जा रहा है, हत्यारा बताया जा रहा है, एक जज का हत्यारा अमित शाह को साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी का जो फैक्ट है वो ओसीसीआरपी, ये ओसीसीआरपी वही वेब पोर्टल है जिसकी खबरों के आधार पर यहां पर की वेबसाइटें चलाई जाती है और यहां पर साजिश होता है। इन सबको पार्लियामेंट में यदि खोला जा रहा है निशिकांत दुबे के माध्यम से, त्रिवेदी के माध्यम से, सुधांशु त्रिवेदी के माध्यम से, तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब एक बड़ी तैयारी के साथ इन सबको फैक्ट उपलब्ध कराया गया है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र की यात्रा में 1.5 घंटे की उनकी यात्रा, जो दिल्ली से मुंबई की 1.5-2 घंटे की यात्रा थी, उस ढाई या यूं कहें कि उस मंच तक पहुंचने तक, दिल्ली से निकलने से लेकर उस मंच तक पहुंचने का जो 2.5 से 3 घंटे का समय था, जब वो हवाई जहाज में थे या फिर मुंबई पहुंच करके आजाद मैदान में थे, उस समय दिल्ली में कांग्रेस को दहलाया जा रहा था एक एक फैक्ट के साथ। ये जीना हराम कर देना, यही बेचैनी है कि आज भाई बहन दोनों मुंह पर कालिक लगाकर संसद में घूम रहे थे। लेकिन मैं जिससे कह रहा हूं कि आज की तारीख में बीजेपी के पास सुधांशु त्रिवेदी से बेहतरीन ऑरेटर नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि दरअसल अरुण जेटली, मैं बार बार कह रहा हूं, अरुण जेटली के बहुत सारे एहसान है नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर, लेकिन कई मामले में वो बाधक रहते थे। कांग्रेस के एक इकोसिस्टम के खिलाफ कभी भी अरुण जेटली हमलावर रुख अख्तियार नहीं कर पाए। वो बेहतरीन ऑरेटर थे, वो काबिल थे। और बीजेपी के पास एक और बेहतरीन ऑरेटर था, वो है हमारे बिहारी भाई प्रसाद साहब, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल से गायब किया गया। उनके अंदर एक अहंकार आ गया था, आई एम द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब मैंने एक मुहिम चलाया था इस देश में मोदी मंत्रिमंडल से 2 लोगों का हटाया जाना बहुत जरूरी है, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको याद होगा। उस समय कोरोना काल चल रहा था और हमने एक इसी मंच से एक नैरेटिव बनाया था कि प्रकाश जावड़ेकर का मंत्रिमंडल से बाहर होना बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी है प्रसाद साहब का मंत्रिमंडल से बाहर होना, लॉ मिनिस्टर। और मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि बातें जाएगी और रविशंकर प्रसाद को मोदी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है, ये कल्पना से परे था। लेकिन उस दौरान हमने लगातार मुहिम बनाया कि रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना बहुत जरूरी है। प्रकाश जावड़ेकर को हटाया गया और रविशंकर प्रसाद को भी, ये कल्पना से परे था। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी कहां तक सोचते हैं। उस समय मंत्रिमंडल में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में से ये दोनों थे, लेकिन संघ कोटे से आने के बाद भी प्रकाश जावड़ेकर लेफ्ट लिबरल गिरोह के जो खलियर खैराती हैं या खैराती उनके एजेंडे चला रहे थे। रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी साध नहीं पा रहे थे, वो भी
जीजा साला का खेल खेल रहे थे, आसान नहीं है। ये जो गंद मचा हुआ है सालों से, उसको दूर करना। अंदर रह करके भी कई लोग क्या होते हैं, ये दोनों तरफ साध रहे होते हैं, सरकार इनकी रहे। क्या ऐसा है कि जीजा जी जो हैं वो बीसीसीआई में हमेशा खेल करते रहे, सरकार किसी की भी रही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बदले दौर में इन सबको साइड करके एक नए युवाओं को तैयार किया गया। और ये तीनों युवा जो हैं, राजनीति में इनकी उम्र के हिसाब से आप इन्हें युवा ही कहेंगे, और युवा ही हैं। जब 54 वर्ष का आदमी जो है अधेर है, वो यदि युवा है, तो निश्चित रूप से ये सब तो 50 के आसपास के ही हैं, उनसे कम ही उम्र के हैं। इसलिए एक तरह से पूरी प्लान्ड वे में इसका मतलब है कि इस संसद सत्र से पहले यह स्क्रिप्ट तैयार किया गया, और संसद सत्र से पहले तैयार किया गया कि सुधांशु को क्या बोलना है, निशिकांत दुबे को लोकसभा में क्या बोलना है, सुधांशु को राज्यसभा में क्या बोलना है, और राज्यसभा और लोकसभा के बाहर संबित पात्रा को, पूरी के सांसद को क्या बोलना है। तो हमने आपको बताया कि ये जो नैरेटिव बना रहे थे कि संसद के अंदर बोल लिया, संसद के बाहर बोल करके दिखाओ, तो संबित ने कहा ये देशद्रोही है। लेकिन हमने निशिकांत दुबे ने फैक्ट परत दर परत उखाड़ी। जरा सा सुनिए कि आप सुधांशु ने क्या कहा, और तब हम आपको बताएंगे कि ये बीजेपी ऐसी बीजेपी कभी नहीं थी, और कब थी थोड़ा बहुत उसे समझे। सुधांशु के तेवर को भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है। तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रिसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will lay the report on the table of the House. जी, इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है, और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से यह क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है, और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है, और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है, और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चले तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है, और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है, और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष से सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि यह जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर मैंने, सभापति महोदय, मैंने कोई घटना कोट नहीं
की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति इसके साथ अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। अब सोचिए, यदि सुधांशु ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, सुधांशु कह रहे हैं कि यदि यह महज संयोग है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए संसद में कि ऐसा संयोग क्यों है, और यदि ये साजिश है तो पूरे देश के सामने इसकी जांच होनी चाहिए। और यदि सरकार के तरफ से एक सांसद, सरकारी पार्टी का एक सांसद संसद में यह कहता है तो ये सामान्य मामला नहीं है। सुधांशु ने एक एक चीज बताया कि कैसे अभी इस बार अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, उस शीतकालीन सत्र के दौरान कैसे एक बिजनेस हाउस, मतलब विशेष रूप से अडानी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट से, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई हैसियत नहीं होती है इस देश में, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते ये सब। सोनिया इंदिरा गांधी तो वहां से जज उठा करके चीफ जस्टिस बनने नहीं देते थे यदि किसी ने इस ढंग का आदेश कर दिया तो। एक अमेरिका के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट से एशिया के सबसे बड़े बिजनेस हाउस के खिलाफ ये साजिश, चुनाव से पहले, सत्र से ठीक 3 दिन पहले, ये संयोग नहीं है, यही सुधांशु बता रहे थे। सुधांशु सिर्फ इस बार का नहीं बता रहे थे, पिछले 4 सालों से भारत के संसद सत्र के दौरान किस तरह से चीजें हुई हैं। या यूं कहें 2019 में राफेल का मामला सुधांशु छोड़ रहे थे, बहुत पीछे नहीं गए सुधांशु, 2018 वाले मामले में नहीं गए, लेकिन उन्होंने पेगासस का कहा, कैसे फर्जीवाड़ा किया गया पेगासस का। और जब ये बात कह रहे थे तो विपक्ष इस स्थिति में भी नहीं थी कि वो कहे कि भैया ये तो यदि रिपोर्ट आई आपको जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ये फेल्योर साबित हो गए, राहुल गांधी को थूक कर चाटना पड़ा था राफेल मामले में। सुप्रीम कोर्ट में मानहानि हो रही थी उनकी, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर मानहानि कर दिया था, तो गिरगिरा करके 3 बार माफी मांगा राफेल मामले में झूठ बोलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर झूठ फैलाने के लिए। उसके बाद पेगासस रिकॉर्ड किया जा रहा है, सबको सरकार नजर रख रही है, इस पर कांग्रेस ने अपने खलियर खैरातियों के माध्यम से एक साजिश किया। इस सब OCCRP की रिपोर्ट के आधार पर हुआ इस कदर। और ऐसा नहीं है कि सुधांशु अकेले बोल रहे थे, राज्यसभा में जब ये बात सुधांशु बोल रहे थे तो लोकसभा में इसी की व्याख्या संबित निशिकांत दुबे कर रहे थे। और इन सबको ये भ्रम ना हो, इसीलिए इन तमाम चीजों पर हमलावर रुख अख्तियार कर रहे थे निशिकांत दुबे, एक लोकसभा में निशिकांत दुबे, राज्यसभा में ये। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी इस कदर प्रहारक कभी नहीं थी। आप इतिहास याद कर लीजिए, कांग्रेस और राहुल गांधी पर इस कदर हमलावर बीजेपी आपको इतिहास में कभी नहीं दिखाई दी, कभी नहीं तो कभी नहीं। तब मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों कहना, मैंने आपको याद दिलाई अरुण जेटली के दौर को। अरुण जेटली से बेहतरीन ऑरेटर बहुत कम हुआ, लेकिन जेटली के दौर में भी कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम पर प्रहार कभी नहीं हुआ। इसकी अपेक्षा बीजेपी में की सरकार में, या यूं कहें पार्टी में, रविशंकर प्रसाद से बेहतरीन ऑरेटर कोई नहीं था। लेकिन रविशंकर प्रसाद से भी की अपेक्षा आप नहीं कर सकते थे। और रविशंकर प्रसाद बेहतरीन ऑरेटर तो थे, बेहतरीन लॉयर तो थे, लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो सरकार के लिए कुछ भी नहीं साध पाए, या यूं कहे कि इन पर वो रुख अख्तियार, ये जीजा साले का खेल चलता रहा। लेकिन इस बीच आपको याद रखना पड़ेगा, एक बार संसद में प्रहारक हुई थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज एक बार इस कदर इस मां बेटे को नग्न किया था। दरअसल कांग्रेस का मामला नहीं है, इस मां बेटे का पूरी तरह से नकाब उतार दिया था। लेकिन सुषमा के ने भी, जब ये घातक हमलावर सुषमा जब हो रही थी, तो हमलावर सुषमा इसलिए हो रही थी कि सुषमा के पति के खिलाफ कांग्रेस ने हमला कर दिया था और ललित मोदी के लिए बता दिया था कि ललित मोदी का वकील है सुषमा स्वराज का पति, इसलिए सुषमा को कटघरे में घेरा था। तो सुषमा आग बबूला हो गई थी और कही थी एक वकील किसी का भी वकील हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के पाप हम आज उलेड़ते हैं। तो संसद में आप यदि इतिहास याद कर लीजिए, तो इतिहास में कांग्रेस के खिलाफ, या यूं कहें मां बेटे के खिलाफ, इस कदर हमलावर कभी नहीं हुई। बीजेपी डरती थी, घबराती थी, या उसे लगता था बैकफायर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप सुषमा स्वराज को याद कर लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार इतिहास में सुषमा प्रहारक हुई, और सुषमा इसलिए प्रहारक हुई क्योंकि सीधे कांग्रेस ने उनके पति को घेरा था।
और कहां चोट मारा था सुषमा ने। उसके बाद बीजेपी शांत क्यों हुई? सुषमा जी के स्वर्ग सिधारे हुए भी 5 साल से ज्यादा हो गए। वो एक बेहतरीन विदेश मंत्री, बेहतरीन ऑरेटर थी, उनका कोई जवाब नहीं। लेकिन सुषमा के बाद बीजेपी कभी हमलावर नहीं रही। जेटली जी उस समय थे जब संसद में, जब सुषमा स्वराज बोल रही थी। तो सुषमा को याद कीजिए और उसके बाद आज के दौर को याद कीजिए, तब आपको लगेगा कि मोदी अब किस मूड में है। सुषमा कहां चोट मार रही थी और क्या बोल रही थी, उसके बाद कुछ भी जान। सुषमा जी ने जो काम किया है वो छुप छुप के किया। मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया। अगर छुप छुप के किया तो क्वात्रोची को भगाने का तुमने किया। आप जेटली के चेहरे को देखिएगा जरा, अगर छुप और छुप के बाकी कोई सांसदों काम को किया देखिए। तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया। और मैं अपनी ओर से नहीं कह रही अध्यक्ष जी, ये इनके अपने मुख्यमंत्री की किताब है, अर्जुन सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी। अर्जुन सिंह केवल मुख्यमंत्री नहीं थे मध्य प्रदेश के, उसी पद पर थे जिस पर आज राहुल गांधी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उस समय माँ बेटा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते थे। एंडरसन वाज थ्रोन आउट ऑफ इंडिया, नेवर टू रिटर्न। ये सुषमा स्वराज नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं इनके पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ, आपको बहुत शौक है छुट्टियां मनाने का। 2-2 महीने आप छुट्टियां मनाते हैं। आप जाइए किसी दिन, इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए। इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए। और अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी, उन्हें कहिए अकेले में बैठकर क्वात्रोची से शहरयार तक के सारे काले कारनामे। अब आप यदि सुषमा जी को देख रही होंगे तो सुषमा जी जो लगातार प्रहार कर रही थी, वो लग रहा था कि सुषमा जी को व्यक्तिगत चोट है, व्यक्तिगत चोट उनके अंदर है, क्योंकि उनके पति स्वराज साहब के ऊपर आरोप लगाया कांग्रेस ने कि उनके पति ललित मोदी के वकील रहे हैं। तो सुषमा जी व्यक्तिगत हो गई, क्योंकि खुद उनका जीवन बेदाग था और उन्होंने कहा कि वो एक वकील किसी के लिए भी केस लड़ता है, उसको यदि कोई ऐसा केस मिलता है, वकील का काम बचाना है। नो डाउट एक वकील के रूप में जो बात है वो सच कह रही थी। सुषमा जी जो कह रही थी, और सुषमा जी का जो बॉडी लैंग्वेज था, वो ऐसा लग रहा था कि उनको व्यक्तिगत चोट लगी है और कांग्रेस के पाप को उलेर रही है। लेकिन अब की बार जो हो रहा है वो और सुषमा जी जो कह रही थी उसमें फर्क है। अब की बार ये व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस का पूरा नकाब उतार देने वाला है। ये लग रहा है कि अब सरकार अब पूरी स्ट्रेटजी में है कि देश के खिलाफ साजिश अब नहीं चलेगा। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो पक्ष और विपक्ष के बीच टकराहट का नहीं है। विदेश में जिससे मिलते हैं, जिस तरह से वो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हुए नजर आते हैं, उसको सीधे देशद्रोह कह दिया संबित पात्रा ने। और संबित पात्रा ने यदि कहा है तो ये सरकार की स्ट्रेटजी होगी। यदि निशिकांत दुबे और संसद भवन में एक ही समय, ये कोई प्रयोग नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये संयोग और प्रयोग का मामला नहीं है। इसका मतलब है कि एक बड़ी तैयारी है, अब कुछ बड़ा होना है। इस देश को इंतजार करना है कि ये भी इंतजार करना है कि 19 दिसंबर को दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता पर क्या कुछ रखती है सरकार। क्या इस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष विदेशी नागरिक है? क्या इस देश में सरकार जो सालों चलाया जा रहा था, सोनिया की मनमोहनी सरकार, उस सरकार को कंट्रोल, जिस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार को कंट्रोल संजय गांधी करते थे, वैसे ही मनमोहनी सरकार को कंट्रोल राहुल गांधी कर रहे थे। सोनिया गांधी तो एक डमी चेहरे के रूप में थी। तो कितना खतरनाक खेल हो रहा था। इस देश के खिलाफ साजिश, इस देश की एक बड़ी गंभीर जिम्मेदारी पर बैठ करके कोई विदेशी नागरिक था। अब इन तमाम चीजों के पोल खुलने हैं, तब आपको लगेगा कि सरकार की स्ट्रेटजी होती है। मुझे इस पे कभी नहीं आता कि योगी आदित्यनाथ को रोका गया। जब सो कॉल्ड किसान आंदोलन चल रहा था, योगी टिकैत के लठ बजाने की तैयारी में थे।
लेकिन एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि टिकैत पर लठ नहीं बजाया गया और टिकैत को छोड़ दिया गया। अब देखिए वही टिकैत है कि उसके ऊपर उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और उसने ये कहना शुरू कर दिया कि हम जो है अब हम कोई आंदोलन जो है नहीं करेंगे, हम अब वापस आएंगे। दरअसल उस टिकैत को यूं दौड़ाया गया, ऐसे दौड़ाया गया, ऐसे दौड़ाया गया कि इस देश ने देखा कि ऐसी दुर्गति इसकी कभी नहीं। ये तो कह रहा था कि हम संसद का घेराव कर देंगे, हम कांड कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन इसके साथ यदि आप इस फैक्ट को देखेंगे तो देखेंगे कि टिकैत की तो एक तरह से इस टिकैत को तो सच कहिए तो झंड कर दिया गया। टिकैत की तबाही तय कर दी गई सही मायने में यदि आप देखेंगे तो। इसीलिए इस टिकैत को यदि आप देखेंगे तो टिकैत को दौड़ाया गया, इतना दौड़ाया गया, इतना दौड़ाया गया कि इसने आकर के पब्लिकली कह दिया कि हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। यही बदला दौर है और इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे टिकैत वहां मैदान छोड़ करके भाग रहा है और पब्लिकली उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ऐसा हंटर चलाया। इसका मतलब है कि यहां पर भी निर्देश अब ये है कि ये जो दिल्ली घेरने का जो एक खेल खेल रहे हैं वो खेल इन सबका खतरनाक साबित हो रहा है। तो इसी से लगता है कि ये बदला मिजाज है और इसीलिए हमने आपको शुरुआत में पीएम मोदी का बॉडी लैंग्वेज जो महाराष्ट्र में दिखाया उसके मायने समझने की जरूरत है। तो देश में बहुत कुछ बदल रहा है और इसीलिए मैं कह रहा था लगातार कि महाराष्ट्र विजय क्यों जरूरी है। हरियाणा की जीत ने, हरियाणा में कांग्रेस की हार ने उसके फेक नैरेटिव साजिश को, जवान किसान पहलवान वाला षड्यंत्र जो इस देश पर था उसे ध्वस्त किया और महाराष्ट्र की जीत ने इस देश को तबाही से बचा लिया है। इसीलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा था। मुझे लगता है इस फैक्ट को आपको ज्यादा ज्यादा संख्या में साझा करना चाहिए। इस फेक नैरेटिव का खेल जो चल रहा है उसके खिलाफ एक मुहिम हम सबको चलाना है। महाराष्ट्र जीत ने भारत को एक नई मजबूती दे दी है। देश की आर्थिक राजधानी पर क्यों कब्जा करना चाह रहे थे भारत विरोधी गैंग, ये आपको समझ में आएगा। और पूरी तिलमिलाहट है, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम अपनी तबाही देख रहा है, तिलमिलाहट में फेक नैरेटिव गढ़ रहा है। उन सबको भी समझने की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिले और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब